हिसाब जनता का 2020 सिर्फ और सिर्फ न्यूज फोर्स पर एसएस अथर के साथ रोजाना। हमारे साथ में बुद्धन भाई हैं, एमएल सीपीआई एमएल से हैं। और आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों ने भी गरीबों की, मज़दूरों की हमेशा बात की, इसमें कोई शक नहीं। लड़ाई लड़ते रहे सड़कों पे, लेकिन जब सत्ता उत्ता लेने की बात आती है तो बड़ा पीछे हट जाते हैं। क्या चक्कर क्या है? देखिए, हमारे यहाँ सीपीआईएमएल में एक रूल रेगुलेशन बना हुआ है कि मैं सरकार का गठबंधन से चुनाव भी लड़ रहे हैं और देख भी रहे हैं महागठबंधन में। लेकिन जब सरकार बनती है तो हमारी पार्टी के जो एमएलए जीत करके आते हैं वो मंत्री का गाइडलाइंस में नहीं रहते हैं। हमारे पार्टियों का एमएलए का ये गाइडलाइंस रहता है, राष्ट्रीय महासचिव का ये गाइडलाइंस रहता है कि जो गरीब शोषित परिवार जिस तरह से हमको जिता करके भेजा है उसके लिए हम एक सोफ़ा के अंदर, एक कमरे के अंदर हम बंद नहीं रहें। मैं मज़दूर के साथ खड़ा रहूं और मज़दूरों का, गरीबों का, शोषितों का हम सारा काम करें। और रहा सवाल कि आज के डेट का, देखा ही आपने हिंदुस्तान में जब एनआरसी, सीए, एनपीआर चालू हुआ था तो वाहिद हमारी पार्टी दिल्ली से शाहीन बाग से लेकर के और फुलवारी शरीफ तक का प्रोटेस्ट में हमारी ही एक पार्टी सबसे पहले कूदा था। नहीं, मुझे ठीक है जो उस पार्टी ने, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मुझे आप एक चीज़ बताइए कि आप लोग दलितों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, पिछड़ा समाज की बात करते हैं, लेकिन बताइए आपके कितने बड़े पद पे ब्यूरो, इसमें पॉलिट ब्यूरो में कितने मेंबर आपके दलित और मुसलमान है? सब नाम बताइए। कितने परसेंट लगभग है? कितने परसेंट है? लगभग है। लगभग कैसे, मतलब परसेंट कितने होंगे आप बताइए। अब हम बता देते हैं। पूरी मैं कम्युनिस्ट पार्टी जितनी भी मैं तीनों को चुनौती देता हूँ। पॉलिट ब्यूरो मेंबर में उठा के देख लीजिए, मुसलमान कितने हैं, उसमें दलित कितने हैं, क्योंकि आप पे आरोप लगता है ये, और बड़े बड़े इस पर सामाजिक कार्यकर्ता आवाज़ उठाते हैं कि आपकी पार्टी भी कहीं ना कहीं एक खास जातियों का अड्डा बनी हुई है। नहीं, आप बताइए, एक बड़े नेता बताइए जो आप सीताराम येचुरी जी एक समाज से आते हैं, भट्टाचार्य जी उसी समाज से आते हैं। आप पहले भी आप उठा के देख लीजिए, जिस सीपीआई बनी तो भी बनाने वाले एक जात के आए, उसके बाद जो है उससे सीपीएम निकली, उससे भी एक ही जात के रहे, और आज भी जो है तो बात ये हुई कि आप हिस्सेदारी नहीं देंगे, आप खुद हिस्सेदारी देने की बात करते हैं। तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, जितनी उसकी आबादी है, उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो बिल्कुल, तो कितना आपके पॉलिट ब्यूरो में, आपके मतलब बड़े नेता में कितने बड़े नेता हैं आपके मुसलमान या दलित समाज से, जिनको लोग जानते हो? देखिए, अभी आपको बताने जा रहे हैं कि 19 सीट में 3 मुसलमानों को दिया गया। जो सीट में जी 19 सीट में तो तीन पे मुस्लिम है, जबकि सबसे ज़्यादा है बिहार में, सब पार्टियों से ज़्यादा हम लोग दिया। ऐसी बात नहीं है, दलितों को भी दिया है हिस्सा। हम लोगों ने इस तरह से किसी को इग्नोर नहीं किया है। तमाम वर्ग के लोगों को जिनका जितना हक है उतना हम लोगों ने सीट देने का काम किया है। और कहीं इससे इनकार करने का ये नहीं है या रिफ्यूज करने का कि हमारे पार्टी में सिर्फ एक ही समुदाय के लोगों को चल रहा है या एक ही कास्ट के ऊपर में चल रहा है, ऐसा कोई सवाल नहीं है। और ऐसा कहीं पर नहीं है कि उसमें तमाम वर्ग के लोग हैं, नहीं है। आप बताइए, आप एक जेएनयू का ही एग्जांपल अगर उठा लें तो उठा के देख लीजिए, जितने वहाँ पे अगर प्रेसिडेंट होते हैं, उठा के आप लिस्ट देख लीजिए, कितने दलित होते हैं, कितने मुसलमान होते हैं, मुझे बता दीजिए आप। उतने आयशा से लेकर के आप मतलब जितने भी एसएफआई के हों या और भी जितने, कितने होते हैं आप बता दीजिए मुझे। नहीं, उसमें भी हैं सर। कितने परसेंट हुए बताइए आज तक? 100 में से 80-70% जो है वो एक ही जात से आते हैं सर। नहीं, अभी बहुत से बच्चे हुए हैं भाई। आयशी घोष अभी भी, उससे पहले कन्हैया कुमार, उससे पहले और मैं कितने पूरा लिस्ट गिना दूं आपको। अभी आपको बता रहे हैं, सौरभ यादव जो हैं पाली के अति पीछे से हैं कि नहीं है ना? अभी वो जनरल सेक्रेटरी हैं जेएनयू में।
कैसे आप कह रहे हैं कि नहीं है? वो इक्का दुक्का कभी नहीं, निकल के आया देखिए, था, देखिए, लेकिन इक्का- जो आप हिस्ट्री सुनिए, उठा के देख लीजिएगा तो हिस्ट्री में आप गिनिएगा तो 100 में से 80 एक ही जात के मिलते हैं, बाकी और नहीं मिलते। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। सर, ऐसा नहीं है सर। अगर होते तो जनरल सेक्रेटरी भी तो हो जाता है उन्हीं। अच्छा चलिए ठीक है, मैं अगला आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ और ये आपसे भी सवाल है कि अगर आप लोग आरजेडी और मनमोहन सिंह के सरकार में आप लोग भी थे, मैं उसलिए पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं कि एक चुनावी माहौल है यहाँ से और एक फुलवारी शरीफ एक अहम कंस्टिट्यूंसी है और पटना के करीब है बिल्कुल, तो क्योंकि यहाँ पे राजनीति डील होती है बिहार की। तो आप लोग ये बताइए कि जैसे लेफ्ट हट गया था बीच में छोड़ करके, प्रकाश काराट जी उस टाइम ये थे सीपीएम के, आप तो खैर एमएल के हैं, तो उस वक्त आप लोगों ने बिल्कुल मनमोहन सिंह को छोड़ दिया, अपनी क्या बात हुई नहीं बात हुई आप लोगों की अंदरूनी, तो आप लोगों ने समर्थन वापस कर लिया। कल को आप महागठबंधन में तो ऐसा नहीं करेंगे? देखिए, यही तो प्रश्न है हमारे यहाँ है। अगर हमारे साथ महागठबंधन में भी जो जो साझा मैनिफेस्टो बना है, अगर उसमें ईट बट होगा तो मैं हट जाऊंगा, मैं उनको चलने नहीं दूंगा। आप बताइए। ऐसा नहीं देखिए, क्या बोले, हटने की बात अभी से कर रहे देखिए हैं, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया। वो इसलिए ठीक कि है, वो सब इसलिए अगर हटने की गलत बात होगा अभी तो नहीं हटेगा है, गलत की बात बोल रहे हैं। तो गलत गलत कैसे? ऐसा नहीं कि गलत होने जा रहा, गलत तो होगा ही नहीं। ठीक है, आप कैसे देखिए, आप अब एक मिनट। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बना था, आप मुझे बताइए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था और उसके तहत सरकार चल रही थी, मनमोहन सिंह की भी जब लेफ्ट साथ में थे, क्यों हटे सर? अच्छा ये बताइए कि नीतीश जी के साथ जो महागठबंधन बना था, तो वो क्यों नीतीश जी भाग गए? सर आप लोग घुमा फिरा के नीतीश कुमार और ये उसमें जनता पिसती है ना सर, सरकार गिरती है तो आप जनता की बात कीजिए ना कि जनता को क्या फायदा होना। हमारी पार्टी आरजेडी का वहाँ पर कुछ मसला है, वहाँ तो नीतीश जी ने भागे, वो गठबंधन तोड़ के वो बीजेपी के गोद में जाके बैठ गए। हाँ तो जनता उनको अभी 10 तारीख को बताएगी, वो जनता को। ये तो ये अभी आप बोल रहे थे कि लहर है, लहर नहीं है, ये सुनामी चल रहा है, जनता का सुनामी चल रहा है। अब ऐसा जुनून हम बता रहे हैं, मैं भी ईवीएम भी खराब हो रही कई जगह, ये भी खराब हो रहा है। और जो पोलिंग पे जो लोग बैठे हुए थे वो भी बता रहे हैं कि ऐसा, मतलब हमने भी देखा है, कई इलेक्शन देखा है, ऐसा सुनामी हमने नहीं देखा। जुनून, ये नौजवान का, औरतों का जुनून जो देखा हमने, तो ये अंदर से बड़ा गुस्सा था। ये गुस्सा था, ये मजदूरों के साथ जो जुल्म हुआ है, ये बाहर से जो प्लान करके मजदूर आ रहे थे उनको ऐसा रखा गया एक रूम में बंद करके जैसे कैदी भी नहीं रहता होगा। वो बोला कि हम कैद चले जाते वो बेहतर रहता, लेकिन भूखे प्यासे ये क्वारंटीन के नाम पे वो कैद से भी बदतर वहाँ उनको। लेकिन आप बताइए कि उस वक्त यशस्वी जी बहुत बाद में आए, पप्पू यादव जी खड़े होकर के काफ़ी मतलब महीनों से काम कर रहे थे, दिल्ली से लेकर के मुंबई से लेकर के हर जगह उन्होंने लोगों तक काम किया। तेजस्वी जी ने उस तरह से क्यों नहीं काम किया जितना कि पप्पू यादव ने बाढ़ में या इसमें काम किया, क्या कहते हैं कि कोरोना वाले इसमें काम किया, पैसे बांटे। मीडिया के अगर आधार पे मैं बोलूं तो आपको बता सकता हूं कि 90% मीडिया में पप्पू यादव जी का ही आ रहा है। कैसी बात कर रहे हैं? तेजस्वी जी वो लड़ाई लड़ा, जितने वर्कर थे आरजेडी के, तेजस्वी जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। पटना का जो पानी जो डूबा हुआ था शहर में, वो मीडिया में फोटो खिंचाए, काम कर रहे थे ना, पूरा वर्कर उनका काम कर रहा था, खुद इस पर मॉनिटरिंग कर रहे आप अटैक कर रहे हैं जाप पे कि वो फोटो खिंचाए, तो क्या फोटो फोटो खिंचा रहे हैं? आप हर चीज का फोटो खिंचा रहे हैं। आप तेजस्वी जी काम कर रहे थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे। देखिए, जो काम करता है उसके बारे में ऐसा कहना तो उचित नहीं है। जितना पप्पू यादव जी किए हैं लॉकडाउन में, बाढ़ में या कोरोना में, जितने भी गरीब मजदूर, बेबस, लाचार लोगों की सेवा किए हैं, वह पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है पप्पू यादव जी को। अब कुछ कह देने से क्या होगा? किसी के बीच में हम गए, कोई फोटो खींचा, वायरल किया, तो हमारा क्या गलती है? अचानक चलिए ठीक है, हम लोग स्वागत करते हैं उसका कि हर आदमी उन्होंने किया बिहार के लिए। जो पप्पू यादव ने इस समय खड़े रहे बिहार के साथ में, वो बहुत अच्छा काम किया, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये बताइए मुझे कि आप यहाँ से हैं, आप जीत करके आएंगे तो अभी इन लोगों के सामने की कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग राजनेताओं में कोऑर्डिनेशन तो होता है, लेकिन राजनीति भी बहुत ज़्यादा होती है। पर्सनल लेवल पे कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो काम में क्या आप लोग एक विपक्ष के नाते, अगर आप जीत करके आते हैं तो, और आप जीत करके आते हैं तो क्या एक भरपूर एक दूसरे को रचनात्मक विपक्ष का आप लोग निभाएंगे, अपना भूमिका निभाएंगे? देखिए, फुलवारी शरीफ में हम पहले भी बोले कि यह इलाका अमन चैन का है, शांति का है, इसलिए सब हमारे भाई हैं। और यदि हम चुनाव जीते यहाँ के लोगों के स्नेह से, प्यार से, उसी प्रकार के रखेंगे जिस तरह से फुलवारी नाम है। फुलवारी में हरा भरा रहता है, कोई भी ऐसा फूल पौधा मुरझाता नहीं है।
इसलिए हम एक बाग का माली बन सकेंगे, उनके लिए हम सेवा करने का काम करेंगे। और जहाँ तक आपने कहा गठबंधन की सवाल पे, 2015 के सवाल पे आप देखें, राष्ट्रीय जनता दल जदयू के साथी दोनों एक थे। जब गठबंधन तोड़े श्री नीतीश कुमार जी चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, 18 महीने की सरकार थी राष्ट्रीय जनता दल, उसमें शामिल थे, लेकिन तेजस्वी जी तो कुछ कर नहीं पाए, कुछ भी नहीं किए। नहीं आप ठीक है, वो एक आपका ये- नहीं नहीं दूसरा हम ये कहना चाह रहे थे गठबंधन की सरकार पे, आज गठबंधन है राजद माले का, माले का सिद्धांत कुछ और है, राजद का और है, आसमान जमीन का फर्क है उसमें। इसलिए गठबंधन का ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, वह अपने अपने विचारों पर खड़ा तो ये तो आपका भी तो गठबंधन है ना, तो आपका कितने दिन तो चल उसकी क्या गारंटी है? बिल्कुल, चूंकि हमारा गठबंधन जो है आवाम के बीच रहने वाला चंद्रशेखर रावण जी के साथ है, प्रकाश अम्बेडकर जी के साथ है। और प्रकाश अम्बेडकर जी का महाराष्ट्र में आपको बताऊं कि वो ओवैसी जी के साथ में थे, अब अगले इलेक्शन में फिर हट गए, तो क्या गारंटी कि आपके साथ में नहीं हटेंगे वो? नहीं, हमने पहले ही कहा है कि गठबंधन की राजनीति नहीं चलता है ज़्यादा दिन तक का, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो गरीबों की सेवा करने के लिए आदरणीय पप्पू यादव जी आए हैं। चूँकि वह लीड कर रहे हैं पप्पू यादव जी, ये लोग सहयोगी हैं, सहयोगी साथी रहेंगे भी। चीज़ बताइए मुझे, आप लोग का नारा था कि 30 साल बनाम 3 साल, तो आप बताइए 30 साल तो 15 साल तो मतलब मान लीजिए आरजेडी का, 15 साल जदयू का, तो आरजेडी में पप्पू यादव जी भी थे, तो उसमें तो वो भी शामिल है। नहीं, उस समय शामिल नहीं है जिस समय 2015 में ये लोग गठबंधन किए, उसके पहले शामिल। 2015 की नहीं, लेकिन जब वो 15 साल की बात करें तो 15 साल में तो आरजेडी में बैकग्राउंड तो उनका आरजेडी से है ना, आरजेडी में रहे ना इतने सालों तक। पहले निर्दलीय भी पप्पू यादव जी चुनाव जीते हैं, नहीं वो अलग बात है, उसके लेकिन बाद RJD में जनता जब दल से रहे- भी जीते। नहीं, तो आप बोल रहे हैं कि 30 साल कि 30 साल बनाम 3 साल, तो जो 15 साल की बात आती है आरजेडी के खाते में, तो उसमें पप्पू यादव जी भी उस आरजेडी में शामिल थे। हाँ, तो ठीक उनके बात ऊपर है। वो भी उतना ही फिर आगे गुनाहगार हाँ, है, ठीक तो है। अपनी बात को खुद वो कॉन्ट्राडिक्ट कर नहीं रहे हैं। नहीं, ये बात हम कहना चाहते हैं कि जब उनके साथ थे, काम नहीं किए, विचार नहीं मिला, तभी स्वतंत्र रूप से हुए। अब हम भी आपके साथ थे, लेकिन नहीं मिला तो स्वाभाविक है कि स्वतंत्र रूप से अपना विचार रखेंगे बिहार की आवाम के साथ, और जब जागा तब सवेरा, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि अगर आरजेडी को अगर ज़रूरत पड़ती है 10-20 सीट की और आप लोग लेकर के आते हैं, तो क्या आरजेडी के साथ में जाएंगे? नहीं, ऐसा हम अभी नहीं कहेंगे, वो तो 10 तारीख के रिजल्ट आने के बाद ही क्या होगा नहीं होगा वो हमारे नेता फिर भी तय मान लेते हैं कि नहीं, नहीं, हाइपोथेटिकल उस क्वेश्चन संदर्भ है। में हमारे नेता तय करेंगे। हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी हैं, उनको तय करना है, उनकी बात को हमसे क्यों पूछवा रहे हैं आप बताइए। नहीं, आप उनके सिपाही हैं, तो हो सकता है कि आपको पता हो, जब सिपाही होता है उसको मालूम होता है कि हमें कहाँ अटैक करना है। नहीं, हम सिपाही हैं, सिपाही रहेंगे, और इतना जरूर है कि सेकुलर हैं, सेकुलर रहेंगे। सेकुलरिज्म के आधार पे सरकार बनेगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पे बनेगी, तो निश्चित है कि आदरणीय पप्पू यादव जी सोचने का काम करेंगे, आवाम के हित में करने का काम करें, किसी गठबंधन के हित में काम नहीं करें। अच्छा, अभी हम लोग के सामने बहुत सारे यहाँ की जनता है, तो मैं वसीम साहब से मैं बोलूँगा कि आए और आकर के थोड़ा सा जनता का सवाल ले लें इन लोगों से, क्या क्या सवाल है। जो समाज के काफ़ी जागरूक लोग हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, कुछ लोग हैं उनसे भी जाने। हमारे साथ फारूक तन्हा जी हैं, इनसे पूछेंगे क्या होने वाला। फारूक भाई, 10 तारीख को किसकी सरकार बनने वाली? 10 तारीख को महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। ये आप अपना इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं कि महागठबंधन ही सरकार बनाएगी और एनडीए नहीं? बताते हैं, ये जब एनआरसी का मुद्दा हुआ था ना, तब ये माले वाले ने और पप्पू यादव ने हम लोगों का बहुत साथ दिया। हम जो है, हम कोई नेता के समर्थन नहीं है, हम जनता समर्थन है। हम देखते हैं कि हमारी जनता पिसती चली जा रही है इन नेताओं के बीच में। नेता लोग तो अपना अपना सिक्का बना लेता है, जनता के बारे में कोई नहीं सोचता, सब भूल जाता है। तो हम जनता समर्थन है, हम हमेशा कोशिश करते हैं और हमेशा मेहनत करते हैं कि मेरी जनता खुश रहे, मेरी जनता को कोई नुकसान ना पहुंचाए, कोई भी नेता नहीं पहुंचाए, चाहे वो कोई नेता हो, मोदी जी हो, नीतीश जी हो, लालू जी हो या तेजस्वी जी हो, कोई भी हो, वो हमारी जनता को ठेस ना पहुंचाए, हमारे यहाँ के औरतों को ठेस ना पहुंचाए, हमारे यहाँ का मर्यादाओं को ठेस ना पहुंचाए। लेकिन आजकल तो नेता लोग अपना सिक्का बनाते हैं और पब्लिक को भूल जाते हैं। आज जब वोटिंग की बात आती है तो पब्लिक के पीछे दौड़ते हैं, हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। लेकिन हम जनता समर्थन है, हम जनता के लिए उन्हें ही वोट दिया है जो हमें एनआरसी से बचाया है, एनआरसी से बचाया है। महिलाओं का खास योगदान रहा है एनआरसी। महिलाओं का खास योगदान रहा है,
एक बच्चा भी डेथ कर गया एनआरसी की वजह से, एक महिला भी मर गई। बहुत कुछ लोगों ने अपना सब कुछ घर बार छोड़ करके ठंडे में मतलब सर्दी में बीमार पड़कर यहाँ पे आ करके धरना में रहते थे, लड़ाई लड़ते थे, अपने हक की लड़ाई लड़ते थे। नीतीश जी ये भूल गए कि यहाँ के लोगों को निकालना चाहा। चलिए अभी वक्त की पाबंदी है। मैं आपसे फिर एक और भाई साहब, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे थे कि लोगों का रुझान एक तरफ वन साइडेड महागठबंधन की तरफ है, तो आपकी राय में और आपके मतलब समर्थन किसको गया है इस बार, और किसकी सरकार बनने वाली है 10 तारीख को, क्या होने वाला है, मतलब क्या लगता है आपको? तो वक्त ही बताएगा 10 तारीख को। और ऐसे तो चलिए आए इंशाल्लाह, गठबंधन भी आए, पप्पू यादव जी की सबकी सरकार आए, जो आपको मुस्लिम की दलित की सबकी जो सुने और सबका ध्यान रखे, क्योंकि जनता जो है वो पिछड़ी ही है। ये जो मुस्लिम हैं, दलित लोग हैं और जो पिछड़ी जाति हैं बिल्कुल अनाथ हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, किसी तरफ भी कोई नहीं सुन रहा है। वही मतलब बदलाव होना चाहिए। वही बात है कि हश्र में मेरी गवाही कौन देगा, सब तुम्हारे ही तरफदार नजर आते हैं। तो वही हाल हो रहा है। ये जो आपको जो सरकार बीजेपी की आ रही है, कोई सुनने वाला किसी नहीं है। हश्र में तो क्या, ये यहाँ देखिए अभी दुनिया ही में कोई सुनने वाला नहीं, किधर भी आप जाइए कहीं कोई नहीं सुनने वाला है, किधर भी आप चले जाइए। यही सब सारी बातें हैं। और वही है एशार मेरे ही मुझको सुनाने की जिद न कर, मेरी ही तीर मुझ पे चलाने की जिद न कर, बारिश भी हो रही हवाएं भी तेज़ है, और कागज़ का शामियाना लगाने की जिद न कर, और वक्त काट के रख देगा एक दिन तेरी पतंग को, बेवक्त की पतंग उड़ाने की जिद न कर। तो वही हाल हो रहा है बीजेपी का, जो बेवक्त की पतंग उड़ा रहे। एक दिन इनकी ज़रूर कटेगी पतंग, और कटने वाली है और कट रही है बेशक। ऐसी राजनीति की वजह से लोग शायर भी बन गए हैं। आप देख सकते हैं कि लोग जो मतलब राजनीति से बहुत दूर रहा करते थे, और ऐसी राजनीति और ऐसी पॉलिसी की वजह से आज एक आम आदमी एक अच्छी शायरी करने लगा है। राजनीति के माहौल में